हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIS 183, दैट इज़ ट्रेडिशंस एंड परसेप्शंस ऑफ क्राफ्ट्स इन इंडिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको करना है क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे अपना सिंपली सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे BHIS 183, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट कोड के भी अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करने हैं तो आप यहाँ पे सिंपली अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे और आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से बाय नाउ पे जाके परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो चलिए आते हैं हम अपने आज के सेशन के ऊपर। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्राफ्ट वैल्यू चेन डिस्कस विद एग्जांपल। सो द क्राफ्ट वैल्यू चेन जो है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं उसको हम समझेंगे। तो पहले जानते हैं क्राफ्ट वैल्यू चेन होता क्या है। क्राफ्ट वैल्यू चेन इज़ द कंप्लीट प्रोसेस थ्रू विच अ हैंडमेड क्राफ्ट प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम द आर्टिशंस टू द फाइनल कस्टमर। तो मतलब एक ऐसा प्रक्रिया, ठीक है, जहाँ पर हाथ से बने हुए कोई भी वस्तु है, वो आर्टिशंस यानी जो बनाने वाला है, वहाँ से वो फाइनल कस्टमर यानी कि जिसके पास जो उसको खरीद रहा है, वहाँ तक ये पहुँचने का जो पूरा प्रक्रिया है वो क्राफ्ट वैल्यू चेन कहलाता है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग, प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। इसके अंदर वो सारी गतिविधियाँ आती हैं, जैसे कि आप उसको कैसे बनाए, फिर उसको आपने कैसे प्रमोट किया, ठीक है, बेचा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है और प्रोडक्ट को डिलीवरी करने तक का सारा प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड रहता है। अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन हेल्प्स आर्टिशंस अर्न बेटर इनकम, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रीच लार्ज मार्केट। अगर एक बेहतर और मजबूत वैल्यू चेन होगा तो वो आर्टिशन जो होंगे यानी कारीगर जो होंगे, उनको ये मदद करता है कि उनका इनकम अच्छा हो, साथ ही साथ प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मार्केट तक वो उनके प्रोडक्ट्स पहुँचे, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट्स को हम समझते हैं। फर्स्ट इज़ द रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। द फर्स्ट स्टेप इज़ कलेक्टिंग द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू मेक द क्राफ्ट प्रोडक्ट। These materials may include wood, clay, bamboo, cotton, silk, metal, leather or natural fibers. Good quality raw materials help in making durable and attractive products. तो जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेप यही है कि हमको रॉ मटेरियल कलेक्ट करने होते हैं। जो भी हमको क्राफ्ट प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो हमको लेने होंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई भी रॉ मटेरियल आ सकता है, जैसा हमारा नीड है, वुड हो सकता है, क्ले हो सकता है, बम्बू, कॉटन, सिल्क, मेटल, लेदर, कुछ भी हो सकता है, या फिर नेचुरल फाइबर, ठीक है। जितना अच्छा हमारा रॉ मटेरियल होगा उतना ड्यूरेबल, उतना अट्रैक्टिव हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। सेकंड इज द प्रोडक्शन। इन दिस स्टेज आर्टिशंस यूज दियर ट्रेडिशनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू मेक द क्राफ्ट आइटम्स बाय हैंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन बिकॉज इट एड्स यूनिकनेस एंड कल्चरल वैल्यू टू द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो जगह है, यही वो प्रोसेस है जिसके अंदर आर्टिशंस जो होते हैं अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं और क्राफ्ट को अपने हाथ से खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे वैल्यू चेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें यूनिकनेस जो भी है या फिर कल्चरल वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया जाता है बाय आर्टिशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो modern customers often prefer products that are both traditional and useful. Designers work with artisans to improve the design, color, size and style of products while maintaining their cultural identity. This helps increase customer demand. अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स मॉडर्न होते हैं, ठीक है, तो वो प्रेफर करते हैं कि जो उनको प्रोडक्ट मिले वो ट्रेडिशनल को भी मतलब सपोर्ट करे, यानी ट्रेडिशनल उसमें थोड़ा सा कल्चर दिखे और वो यूज़फुल भी हो। तो यहाँ पे जो आर्टिसंस होते हैं वो डिज़ाइनर्स के साथ काम करते हैं और वो इम्प्रूव करते हैं उसके डिज़ाइन को, कलर को, साइज़ को, ठीक है,
जो स्टाइल प्रोडक्ट का उसको मतलब थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, लेकिन उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है, जो उसका ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर का डिमांड और ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। आफ्टर प्रोडक्शन, products are carefully packed to protect them during transport. Attractive packaging and a good brand name make the product more appealing and help customers recognize its quality. अब ये प्रोडक्शन का काम खत्म हो गया, अब क्या करना है, इसको पैकेज करना है, ठीक है। तो एक बेहतर आपका पैकेजिंग होना चाहिए जिससे आपका ट्रांसपोर्ट के दौरान जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। उसके साथ साथ पैकेजिंग आपका जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना अच्छा आपका ब्रांड का नेम होगा, उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट है वो अपीलिंग लगेगा, कस्टमर जो है उसको रिकग्नाइज़ करेंगे उसकी क्वालिटी से, ठीक है। तो वो आपका ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक मतलब आपके रिकग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपका जो पैकेजिंग है वो कितना बेहतर आप दे रहे हो, ठीक है, प्लस उसका ब्रांडिंग आप कितने अच्छे तरीके से किए हो। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग एंड प्रमोशन। जो प्रोडक्शन का काम खत्म हो गया, ठीक है, हम पैकेजिंग कर लिए, अब हमको इसको प्रमोट करना है। क्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर प्रमोटेड थ्रू एग्जीबिशंस, फेयर, सोशल मीडिया, websites, online marketplace and retail stores. Effective marketing help artisans reach customers across the country and even internationally. तो जितना ज़्यादा हमारा बेहतर प्रमोशन होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। तो इसको हम प्रमोशन करने के लिए यानी हम अपने क्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं एग्जीबिशन के दौरान, ठीक है, फेयर्स में, सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है, या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस में या फिर रिटेल शॉप में, ठीक है। ये क्या करता है, आर्टिशंस को ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने का मदद करता है, ठीक है। वो कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं या फिर इंटरनेशनली भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। द फिनिश प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू होलसेलर्स, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स और सोल्ड डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू लोकल मार्केट्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स रीच बायर्स ऑन टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार है, अब हमको उसको क्या करना है, सप्लाई करना है। किसको, हम होलसेल को दे सकते हैं, रिटेलर को दे सकते हैं, जो एक्सपोर्टर है उसको दे सकते हैं, या फिर हम चाहे तो डायरेक्टली कस्टमर को भी सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, लोकल मार्केट के थ्रू या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। जो यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पे इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट है वो बायर के पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए, ठीक है, यानी आपके पास उसका शॉर्टेज ना हो, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द कस्टमर फीडबैक, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आफ्टर द सेल, कस्टमर रिव्यू एंड फीडबैक हेल्प आर्टिशंस अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस। दे कैन इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, डिज़ाइन एंड सर्विस बेस्ड ऑन द फीडबैक। अब यहाँ पे फीडबैक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लें हमने सेल कर दिया, कोई भी अपना प्रोडक्ट हमने सेल किया, तो कस्टमर का रिव्यू फीडबैक जो है वो मदद करता है आर्टिशंस को समझने में कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना बेहतर हुआ है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उनके प्रेफरेंस के अनुसार जो आर्टिसंस है वो समझ पाता है कि क्या इसमें हमको चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। फिर बाद में वो उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, उसके क्वालिटी में, डिज़ाइन में, सर्विस में, जो भी यहाँ पे फीडबैक में दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल से इसको एक अच्छे से एक तरह समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। अ मधुबनी पेंटिंग मेड इन मधुबनी फॉलो द क्राफ्ट वैल्यू चेन। लोकल आर्टिस्ट फर्स्ट कलेक्ट हैंडमेड पेपर एंड नेचुरल कलर्स। दे क्रिएट द पेंटिंग यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स। डिजाइनर्स में सजेस्ट न्यू थीम और साइज फॉर मॉडर्न होम्स। द पेंटिंग are then packed, branded and promoted through handicraft fairs and online shopping websites. Finally, customers purchase them and their feedback help artisans improve future product. तो जैसे कि हम मधुबनी पेंटिंग का एक एग्जांपल देखते हैं जो कि मधुबनी में यहाँ पे बनाया जाता है। ये एक क्राफ्ट वैल्यू चेन का बढ़िया सा एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं वो पहले क्या करते हैं, हैंडमेड पेपर और नेचुरल कलर से कलेक्ट करते हैं, फिर उससे पेंटिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें ट्रेडिशनल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो उसमें कुछ न्यू थीम्स देते हैं, कुछ उसमें मॉडर्न होम्स के लिए साइज बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पेंटिंग है उसको पैक किया जाता है, ब्रांड किया जाता है और प्रमोट किया जाता है हैंडीक्राफ्ट में जो मेले लगते हैं उसके थ्रू या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है उसके थ्रू। उसके बाद वो कस्टमर जो होता है उसको परचेज करता है और फिर अपना फीडबैक से वो बताता है कि हम इसमें क्या और भी फ्यूचर में मतलब बेहतर चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ लिए कैसे क्राफ्ट वैल्यू चेन काम करता है। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे, द क्राफ्ट वैल्यू चेन कनेक्ट्स आर्टिशंस विथ कस्टमर्स थ्रू सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेजेस इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन, डिज़ाइन, पैकेजिंग, marketing, distribution and customer feedback. Every stage adds value to the product and helps preserve traditional crafts while improving the livelihood of artisans. A well-managed craft value chain ensure better quality, high income and wider market opportunities for handmade products. तो क्राफ्ट वैल्यू चेन जो है वो कनेक्ट करता है किसको, आर्टिशंस को उसके कस्टमर के साथ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेज हम देखते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का ज़रूरत जो होता है वो हम लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिज़ाइन देते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बाद में कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। हर एक स्टेज में यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होते जाता है, ठीक है। और एक हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिशनल क्राफ्ट, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल यहाँ पे वैल्यूज़ है वो यहाँ पे नहीं खत्म होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो आर्टिसंस का लाइवलीहुड है वो भी इससे बेहतर होता है।
एक वेल मैनेज जो क्राफ्ट होता है, क्राफ्ट वैल्यू चेन होता है, वो इंश्योर करता है कि आपका क्वालिटी बेटर हो, हायर इनकम आपको मिले, ठीक है, आपका मार्केट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाथ से बने प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन भारत। सो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ यहाँ पे कदम हम देखेंगे जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट किया है भारत के अंदर। द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ भारत कल्चर एंड इकॉनमी। तो भारत के कल्चर और इकॉनमी के लिए जो हैंडीक्राफ्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ आर्टिशंस स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज़। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है किनको, तो आर्टिशंस को, खास करके रूरल और ट्राइबल एरियाज़ के, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स ऑल्सो हेल्प प्रिजर्व ट्रेडिशनल स्किल्स एंड प्रमोट द कंट्रीज रिच हेरिटेज। तो जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती है ना, उसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रिजर्व करता है ट्रेडिशनल स्किल्स को और साथ ही साथ कल्चर, कंट्री के जो रिच हेरिटेज हैं, ठीक है, कंट्री की जो धरोहर है उसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। टू सपोर्ट आर्टिशंस एंड इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर द गवर्नमेंट ऑफ भारत हैज लॉन्च्ड मेनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम। तो इसमें आर्टिशन को सपोर्ट करने के लिए और इस सेक्टर को और ज़्यादा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे स्कीम्स और प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे और देखेंगे अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट इज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज NHDP. So the National Handicraft Development Program aims to improve the overall development of the handicraft sector. तो इसका मेन एम है कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा पूरा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट, डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट, मार्केट सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, डिज़ाइन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मार्केट में सपोर्ट देने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। द प्रोग्राम हेल्प आर्टिशंस प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज दियर इनकम। और ये जो प्रोग्राम होगा वो जो भी हमारे कलाकार होंगे, आर्टिशंस होंगे, कारीगर होंगे, उनको ये क्या करेगा, एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करेगा, साथ ही साथ उनके इनकम को भी बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सेकेंड जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स है, प्रोग्राम है, वो है अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, ठीक है। सो दिस स्कीम फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग आर्टिशंस इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स and clusters. It provides training, modern tools and design support. The main objective is to improve the productivity and living standards of handicraft workers. तो जो मेन यहाँ पे ये स्कीम है, ये फोकस करता है कि जो भी आर्टिसंस हैं उनको एकत्रित करे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करे और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर क्लस्टर्स बना करके उनको रखे। उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग दे, मॉडर्न टूल्स दे और उनको डिज़ाइन को सपोर्ट करे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसको बेहतर किया जाए और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स के, उनको बेहतर किया जाए, ठीक है, जिस तरह से उनका जीवन चलता है उसको और बेहतर बनाया जाए। थर्ड इज़ द मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विस स्कीम। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नेशनल एंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स एंड बायर सेलर मीट्स। दिस इवेंट्स हेल्प आर्टिशंस डिस्प्ले एंड सेल दियर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स, इंक्रीजिंग दियर प्रॉफिट्स एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन मिडिलमैन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइज करती है नेशनल और इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स, बायर सेलर मीट्स। इससे क्या होता है, जो भी ये इवेंट्स होते हैं ये आर्टिसंस को मदद करते हैं, उनके अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डायरेक्ट डिस्प्ले और सेल कर सकते हैं कस्टमर को। यहाँ पर उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है और जो वो डिपेंडेंस होता है मिडिलमैन के ऊपर वो यहाँ पे कम होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप कस्टमर से डायरेक्ट आप मिल करके उनसे अपना जो भी है यहाँ पे सेल कर सकते हो प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इज़ द इंडियन हैंडलूम ब्रांड एंड GI टैग प्रमोशन। The government promotes traditional handicrafts through quality certification and geographical indication, that is the GI tag. The GI tag protect unique regional products such as Banarsi silk, Chanpatna toys and Madhubani paintings. This increase the value of recognition of these products in national and international market. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है GI टैग के बारे में, इसको हम बताएंगे। पहले देखिए, जो गवर्नमेंट है यहाँ पे प्रमोट करती है जो भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनको उनके क्वालिटी सर्टिफिकेशन से और जियोग्राफिकल इंडिकेशन से, जिसको GI टैग भी कहा जाता है। GI टैग जो होता है वो एक यूनिकनेस, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का जो यूनिकनेस है उसको ये बताता है, ठीक है, किसी भी एक क्षेत्र का ये हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं बनारसी सिल्क हो गया, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग हो गया, ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे एक चनपटना टॉयज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं वो जीआई टैग में आती हैं, और भी इसमें बहुत सारे आप सुने होंगे, ठीक है। जैसे मुजफ्फरपुर का लीची हो गया, ठीक है। फिर और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये क्या करता है, उस जगह के, उस जो क्षेत्र के जो भी वो प्रोडक्ट है उसका रिकग्निशन और उसका वैल्यू को ये बढ़ा देता है, ठीक है। और वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों में यहाँ पे इसका वैल्यू बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ द स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ आर्टिसंस। They learn modern designs, quality improvement, packaging and digital marketing. Young people also encouraged to learn traditional crafts. तो यहाँ पर जो होता है रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं, दिए जाते हैं, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो भी यहाँ पे आर्टिसंस हैं वो अपने स्किल्स को बेहतर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। इससे वो मॉडर्न डिज़ाइंस को सीख सकते हैं, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, पैकेजिंग के बारे में जान सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। जो यंग पीपल होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को बारे में जाने, सीखे, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिजिटल एंड ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट। द गवर्नमेंट इनकरेज आर्टिसंस टू सेल प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन सेलिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, हेल्पिंग आर्टिसंस रीच कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज करती है आर्टिसंस को कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है डिजिटल पेमेंट को लेकर के, ऑनलाइन सेलिंग के बारे में, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, जो कि आर्टिसंस को हेल्प करता है कि वो कस्टमर के थ्रू रीच कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड भर में, ठीक है। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड क्रेडिट सपोर्ट। सो वेरियस फाइनेंशियल स्कीम्स प्रोवाइडेड लोन्स एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स, insurance and working capital support. These financial helps artisans buy raw materials, modern equipments and expand their business without financial difficulties. अब यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी बिजनेस, किसी भी मतलब अपने मार्केट को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग फाइनेंशियल स्कीम्स लाए गए हैं जहाँ पे वो लोन प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, जहाँ पर वो एक वर्किंग कैपिटल सपोर्ट के रूप में काम करता है। ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये आर्टिसंस को मदद करती हैं उनके रॉ मटेरियल्स को खरीदने में, मॉडर्न इक्विपमेंट लगाने में, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में बिना किसी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को। तो बहुत सारे आर्टिसंस होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं, फाइनेंशियल में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो उसको ये एक तरह से सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेथनिंग द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन भारत। तो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं भारत के अंदर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मजबूत बनाने में। थ्रू स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मार्केटिंग असिस्टेंट, डिजिटल प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, आर्टिसंस रिसीव बेटर अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, मार्केटिंग असिस्टेंट किया जाता है और डिजिटल प्रमोशन किया जाता है। साथ ही साथ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिससे आर्टिसंस को एक बेहतर अवसर मिलता है कि वो अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। Continued government support along with public awareness and consumer preference for handmade products will help the handicraft sector grow further and preserve Bharat's rich cultural heritage for future generation। तो इसी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा अगर लगातार सपोर्ट मिलते रहेगा और साथ ही साथ पब्लिक का अवेयरनेस भी होगा, तो जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, जिनको बताया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हैंडमेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, तो इससे जो है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो और ज़्यादा आगे चलकर विकसित होगा। साथ ही साथ भारत का जो अपना रिच कल्चरल हेरिटेज है वो भी फ्यूचर जनरेशन तक प्रिजर्व रहेगा, आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्राफ्ट्स इन बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन के अंदर क्राफ्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? क्राफ्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बेसिक एजुकेशन। This idea was introduced by Mahatma Gandhi. According to Gandhi, education should not be limited to reading and writing. It should also include practical work that develops the mind, body, and the character of students. Crafts help children learn by doing, making education interesting, useful, and connected with real life. तो जैसा कि हम जानते हैं क्राफ्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है बेसिक एजुकेशन के अंदर। ये आइडिया जो था वो महात्मा गांधी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उनके अनुसार जो था एजुकेशन जो है वो सिर्फ लिखने और पढ़ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वो मानते थे कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी होना चाहिए, जो कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी पर्सन है, उसके माइंड को, बॉडी को, ठीक है, उसके कैरेक्टर को क्या करें, डेवलप करें। क्राफ्ट जो है वो हेल्प करता है चिल्ड्रन को सीखने में, ठीक है, कुछ बना करके, कुछ करके, ठीक है, कुछ, ठीक है। यहाँ पे वो मेकिंग करते हैं,
एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, यूजफुल बनाते हैं, ठीक है, और वो उनके रियल लाइफ को कनेक्ट करता है। तो क्राफ्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, चिल्ड्रन के साथ, जो कि उनको सीखने में, बनाने में, ठीक है, और यूजफुल कर रहा है उनको रियल लाइफ की चीज़ों के साथ जोड़ने में, ठीक है। तो रियल लाइफ की चीज़ों के साथ ये आसानी से उनको जोड़ रहा है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम यहाँ पे समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ क्राफ्ट्स इन बेसिक एजुकेशन। फर्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना, ठीक है। मतलब हम एक तो है जो पढ़ के सीखते हैं और एक होता है हम उसको प्रैक्टिकली करके सीखते हैं, तो दैट इज़ द लर्निंग बाय डूइंग। क्राफ्ट एक्टिविटीज़ अलाउ चिल्ड्रेन टू लर्न थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इंस्टीड ऑफ ओनली रीडिंग फ्रॉम बुक्स। दे मेक थिंग्स विद देयर ओन हैंड। दिस इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग लर्निंग इंजॉयबल। तो जैसा कि क्राफ्ट है उसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके सीखते हैं। यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के बजाय यहाँ पर चीज़ों को आप खुद से बनाते हो अपने हाथ से और सीखते हो, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता है और आपको चीज़ों को सीखने में इंजॉयबल बनाता है। सेकेंड इज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। क्राफ्ट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल्स सच एज क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशंस, पेशेंस एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। These skills are useful in both education and daily life। तो क्राफ्ट जो है वो स्टूडेंट को हेल्प करता है अलग अलग चीज़ों को सीखने में, नए नए इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखने में, ठीक है। जैसे उसके अंदर क्रिएटिविटी लाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनाता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और हैंड आई का कोऑर्डिनेशन भी बेहतर करता है। और ये सारे जो स्किल्स हैं वो उनके एजुकेशन के साथ साथ डेली लाइफ के लिए भी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट इज़ द डिग्निटी ऑफ लेबर। वन ऑफ द मेन एम ऑफ बेसिक एजुकेशन इज़ टू टीच respect for all kind of work. By participating in craft like weaving, pottery, gardening or carpentry, children learn that each type of work is valuable and deserve respect। तो एक जो मेन एम होता है इसका बेसिक एजुकेशन का वो ये होता है कि इससे बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें हर काम को समान रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। तो हम जब क्राफ्ट में जब बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसे कि विविंग में, पॉटरी में, गार्डनिंग या फिर कारपेंट्री में, तो यहाँ पे वो सीखते हैं कि हर काम जो है क्या है वो वैल्यूएबल है और उसको एक रिस्पेक्ट डिज़र्व वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सेल्फ रिलायंस। क्राफ्ट एजुकेशन हेल्प चिल्ड्रेन बिकम इंडिपेंडेंट। दे लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स दैट कैन बी यूजफुल फॉर अर्निंग अ लिविंग इन अ फ्यूचर। दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्राफ्ट एजुकेशन जो है वो बच्चों को मदद करता है इंडिपेंडेंट बनाने में। यहाँ पर वो प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं जो कि उनके लिए यूजफुल होता है और उनको आगे में जीवन के आगे टाइम में, फ्यूचर में उनको लिविंग के लिए मतलब अर्निंग करने के भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे वो कुछ नए नए स्किल्स सीखे, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखे और उसको वो अपने लाइफ में यूज किए और उससे अपना अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ये क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाता है, साथ ही साथ आपको इंकरेज करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। नेक्स्ट इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। Craft can be linked with subjects like mathematics, science, language and social studies. For example, measuring cloth teaches mathematics, while gardening help students understand science and nature। तो क्राफ्ट जो है वो लिंक करता है दूसरे सब्जेक्ट से भी, जैसे मैथमेटिक्स से, साइंस से, लैंग्वेज से, ठीक है, या फिर सोशल स्टडीज़ से। जैसे हम क्लॉथ्स का मेजर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर आ गया। वहीं हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर हम साइंस और नेचर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द preservation of traditional culture। India has a rich traditions of handicraft। Teaching craft in schools help preserve local art, culture and traditional skills। It also create awareness about the importance of protecting our cultural heritage। तो इंडिया जो है वो बहुत ही रिच है अपने ट्रेडिशन को लेकर के हैंडीक्राफ्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम क्राफ्ट के बारे में बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये प्रिजर्व करता है हमारे लोकल आर्ट को, कल्चर को, ट्रेडिशनल स्किल्स को। जैसे मधुबनी का आर्ट है, लोकल आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग, तो इसी तरह से वो उसको प्रिजर्व करता है। साथ ही साथ ये अवेयरनेस फैलाता है उस कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट और उसको मतलब इम्पॉर्टेंस को, ठीक है, उसकी इम्पॉर्टेंस को बताता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारा कल्चरल अवेयरनेस है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ द मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। क्राफ्ट वर्क टीचेज कोऑपरेशंस, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम वर्क। When children work together on craft projects, they learn to help each other and respect different ideas। तो यहाँ पे ये एक तरह से कॉपरेशन करने के लिए भी सिखाता है, ठीक है। जो क्राफ्ट वर्क है वो कॉपरेशन के बारे में सिखाता है, डिसिप्लिन के बारे में, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क के बारे में। जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं, जब स्टूडेंट्स मिल करके एक साथ काम करते हैं किसी क्राफ्ट प्रोजेक्ट पे, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, प्लस दूसरे की आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो ये एक बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट।
Craft activities improves physical coordinations and concentration. They also reduce stress and increase interest in learning because students actively participate in the learning process. तो क्राफ्ट एक्टिविटीज़ जो होता है वो हमारे फिजिकल कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन को भी बेहतर करता है। ये हमारे अंदर के स्ट्रेस को कम करता है, साथ ही साथ हमारा इंटरेस्ट उसको सीखने में बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सीखने की प्रक्रिया के अंदर। ठीक है, हम कुछ बना करके सीख रहे हैं तो हम ज़्यादा उसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। ठीक है, इसके कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ ट्रेंड क्राफ्ट टीचर। यहाँ पे क्राफ्ट टीचर हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है, ट्रेंड क्राफ्ट टीचर की कमी होती है। सेकंड, लिमिटेड टूल्स एंड मटेरियल्स इन मेनी स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल के अंदर टूल्स और मटेरियल्स बहुत लिमिटेड होते हैं। थर्ड, ग्रेटर फोकस ऑन एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पे जो एजुकेशन होता है वो एग्जामिनेशन बेस्ड ज़्यादा होता है, इस पे लोगों का फोकस ज़्यादा होता है। लेस अवेयरनेस अमॉन्ग पेरेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ क्राफ्ट एजुकेशन। क्राफ्ट एजुकेशन के बारे में पेरेंट्स को भी बहुत कम अवेयरनेस होता है, जिससे कि वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एजुकेशन मतलब एग्जामिनेशन बेस्ड एजुकेशन पे बच्चों को फोकस करने के लिए बोलते हैं। तो हम कंक्लूजन में बता सकते हैं, क्राफ्ट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन बिकॉज दे कंबाइन नॉलेज विद प्रैक्टिकल वर्क। तो क्राफ्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है बेसिक एजुकेशन का, क्योंकि ये हमारे नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्क के साथ जोड़ता है। दे हेल्प चिल्ड्रेन डेवलप स्किल्स, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लेबर। ये मदद करता है बच्चों को सीखने में, उसके स्किल्स को डेवलप करता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी और रिस्पेक्ट बनाता है। ठीक है, लेबर को लेकर के। ठीक है, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन ऑल्सो प्रिजर्व्स ट्रेडिशनल कल्चर एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। तो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को तो प्रिजर्व करता ही है, साथ ही साथ स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है उनके रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए। देयरफॉर क्राफ्ट्स मेक एजुकेशन मीनिंगफुल, इंजॉयबल एंड यूजफुल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है, इंजॉयबल बनाता है। बच्चे उसको सीखते हैं पर उसको इंजॉय भी करते हैं और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को यूजफुल भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे क्राफ्ट जो है वो बेसिक एजुकेशन में ज़रूरी हो जाता है, ताकि बच्चों का अच्छे से ग्रोथ हो, वो चीज़ों को अच्छे से इंजॉय करके सीखें। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन द इकॉनमी ऑफ भारत एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के समय जो हैंडीक्राफ्ट है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था भारत की इकॉनमी के अंदर, वो हम देखेंगे। At the time of India's independence in 1947, handicrafts play a very important role in the country's economy. तो अगर हम भारत की आज़ादी की बात करें तो जो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उस समय हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत ही अहम रोल था इंडिया के इकॉनमी के अंदर। बिफोर द ग्रोथ ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट वेयर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। उस समय कोई भी लार्ज इंडस्ट्रीज हमको देखने को नहीं मिलता है, तो उस समय हैंडीक्राफ्ट जो था वो एकमात्र ऐसा साधन था जो हमको एम्प्लॉयमेंट और इनकम के लिए वहाँ पे मौजूद था। स्किल्ड आर्टिशंस प्रोड्यूस अ वाइड वेराइटी ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। यहाँ पे जो स्किल्ड कारीगर थे वो अपने हाथों से बनाते थे बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, जो ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करके वो करते थे। ठीक है, दिस क्राफ्ट रिफ्लेक्टेड इंडियाज़ रिच कल्चर एंड ऑल्सो सपोर्ट मिलियंस ऑफ फैमिलीज लिविंग इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स। और ये जो क्राफ्ट होता था वो कहीं ना कहीं इंडियाज़ की जो रिच कल्चर है उसको दर्शाता था, साथ ही साथ बहुत सारे रहने वाले वहाँ पे जो गांव में जो लोग रहते थे, ठीक है, उनको सपोर्ट भी करता था, उनके परिवारों को सपोर्ट करता था। ठीक है, जो छोटे शहर में रह रहे हैं या फिर गांव में रह रहे हैं, क्योंकि वो हाथ से वो चीज़ें बनाते थे और वो बाहर मार्केट में बिकते थे। ठीक है, अब इसका जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ज़्यादा संख्या में ये लोगों को क्या करता था, एम्प्लॉयमेंट भी देता था। आर्टिशंस, वीवर्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, मेटल वर्कर्स एंड मेनी अदर स्किल्ड वर्कर्स अर्न दियर लाइवलीहुड थ्रू हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट की मदद से बहुत सारे यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो कारीगर हों, बुनकर हो, पॉटर हो, ठीक है, कारपेंटर बढ़ई हो, या फिर मेटल वर्कर्स जो हों, ठीक है, या फिर दूसरे किसी स्किल्ड वर्कर्स हों, ये सब अपने घर को चला रहे थे हैंडीक्राफ्ट की मदद से। ठीक है, इट हेल्प पीपल हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू फार्मिंग और फैक्ट्री जॉब्स। ये उन लोगों की मदद करता था जो या तो फार्मिंग नहीं कर रहे थे या फिर जिनके पास कोई फैक्ट्री जॉब नहीं होता था। ठीक है, तो जो ना ही खेती कर रहे हैं या फिर ना ही जिनके पास फैक्ट्री जॉब्स है, वो इस चीज़ में बहुत ही अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज द सपोर्ट टू रूरल इकॉनमी। तो ये रूरल इकॉनमी को बहुत सपोर्ट करता है। मोस्ट हैंडीक्राफ्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन विलेज। ज़्यादातर हमको हैंडीक्राफ्ट दिखते हैं जो विलेज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। द सेक्टर हेल्प्ड
इम्प्रूव द रूरल इकॉनमी बाय क्रिएटिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज टू होम। और यहाँ पर ये जो क्राफ्ट सेक्टर है वो उनको अपने जीवन को जीने में रूरल इकॉनमी को बढ़ाता है, ठीक है, इम्प्रूव करता है उनको, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ घर पे ही मिल जाती है, ठीक है, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है, कोई फैक्ट्रीज नहीं होती है और घर पे ही वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। इट रिड्यूस माइग्रेशन टू सिटीज़ एंड अलाउ फैमिली टू अर्न अ रेगुलर इनकम वाइल कंटिन्यूइंग द इन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। तो ये एक तो माइग्रेशन को कम करता है, ठीक है, जो लोग शहर जा कर के काम करते हैं उसको ये बचाता है, ठीक है, साथ ही साथ फैमिलीज़ को अलाउ करता है कि वो रेगुलर इनकम एक हासिल करें, ठीक है, जहाँ पर वो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस में ही काम करें, ठीक है, तो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में ही काम करके वो एक इनकम भी यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। थर्ड इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स। Indian handicrafts such as textiles, carpet, silk products, jewelry, woodwork and pottery were famous in many countries। तो भारत के यहाँ पे जो हस्तकला थे या फिर जो भी हाथ से बनाए हुए वस्तुएं थी, जिसमें टेक्सटाइल हो गया, कारपेंट हो गया, ठीक है, कारपेट हो गया, सिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ज्वेलरी, वुडवर्क या फिर पॉटरी, ये दूसरे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा क्या थे, फेमस थे। These products were exported to different part of the world एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे और वहाँ से इनको एक वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज आता था, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैड अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ तक कि जब हमारा देश कॉलोनी बना हुआ था ब्रिटिशर्स का, तो उस समय भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे उसको एक बहुत ही बेहतरीन उनका रेपुटेशन था बाहर के मार्केट के अंदर, ठीक है। Next is the preservation of traditional skills. So handicrafts helped preserve India's traditional knowledge and artistic skills. तो हैंडीक्राफ्ट जो है वो मदद करता है भारत का जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है या फिर जो उसका आर्टिस्टिक स्किल्स है उसको प्रिजर्व करने में। These skills were passed from one generation to another. Each region has its own unique craft which represented its history, culture and identity. तो यहाँ पे ये जो स्किल्स है वो पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, और ये हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, उसका अपना एक यूनिक होता है और वो उस जगह के हिस्ट्री को, कल्चर को, आइडेंटिटी को बताता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शंस मेनली यूज लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, बम्बू, क्ले, वुड, केन, सिल्क एंड मेटल। This reduced production costs and encouraged the efficient use of natural resources available in different region। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो होता है वो खास करके लोकली अवेलेबल चीज़ों को वो यूज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल में जैसे कॉटन हो गया, बम्बू हो गया, क्ले, वुड, केन, सिल्क, मेटल, ये सब चीज़ें, ठीक है। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम होता है, साथ ही साथ हम एक बेहतर यूज करने लगते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो हमारे अलग अलग जगहों पर अवेलेबल होता है, ठीक है। Next is the development of small scale industries. At the time of independence, India has very few large industries. Handicrafts form the backbone of small scale and cottage industry. तो जब भारत की आज़ादी का समय था उस समय इंडिया में बहुत कम ही हमको ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देखने को मिलते हैं। उस समय हैंडीक्राफ्ट जो था वो बैकबोन था स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री का। They require low investment and simple tools, making them suitable for poor households and rural communities. तो इसमें हमको ज़रूरत होता है बहुत कम इन्वेस्टमेंट का, साथ ही साथ इसमें साधारण टूल्स का आवश्यकता होता है जो कि हर पुअर हाउस होल्ड के लिए भी सूटेबल था, साथ ही साथ रूरल कम्युनिटीज़ को भी आसानी से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इसमें चैलेंजेस आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उसको देखते हैं। ऑल्दो हैंडीक्राफ्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू द इकॉनमी, द सेक्टर फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। चूँकि इसका कंट्रीब्यूशन, हैंडीक्राफ्ट का कंट्रीब्यूशन तो हमको बहुत देखने को मिलता है इकॉनमी के अंदर, लेकिन फिर भी इस सेक्टर में काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं आज़ादी के बाद। मशीन मेड गुड्स, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लो इनकम, पुअर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ एंड लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे मशीन से बनी हुई वस्तुएँ आ जाती हैं, फिर इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कमी देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें इनकम कम होता है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट लिमिटेड होता है, जिससे कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का ग्रोथ घट जाता है, कम जाता है। मेनी आर्टिशंस स्ट्रगल टू कम्पीट विथ फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे बहुत सारे जो कारीगर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ता है जो फैक्ट्री से बने हुए प्रोडक्ट्स आते हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये सारी कुछ चुनौतियों इनको फेस करने पड़ते हैं। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे हैंडीक्राफ्ट्स मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकॉनमी ऑफ भारत एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हैंडीक्राफ्ट जो है उसका एक अहम यहाँ पे हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है भारत के इकॉनमी के अंदर आज़ादी के समय। दे जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट, प्रमोटेड एक्सपोर्ट्स, प्रिवेंट ट्रेडिशनल कल्चर एंड स्ट्रेथन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है,
रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करता है, ठीक है, ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व करता है, उसको संरक्षित करता है, साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मजबूत करता है। डिस्पाइट फेसिंग मेनी चैलेंजेस, द हैंडक्राफ्ट सेक्टर रिमेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एंड कल्चरल हेरिटेज। तो कई सारी चुनौतियों के बावजूद जो हैंडक्राफ्ट सेक्टर है वो आज भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के इकोनॉमिक और कल्चरल हेरिटेज का। इवन टुडे इट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ आर्टिसंस एंड कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज ग्रोथ। आज भी अगर देखें तो कई सारे कारीगरों का ये क्या है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, उनको जीवन जीने के लिए चीज़ों को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ कंट्री का जो ग्रोथ है उसको भी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो एक अहम भूमिका निभाता है आर्टिसंस के लाइफ में, ठीक है, इंडिया के इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, और कंट्रीज़ के ग्रोथ में, जो ये इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको ये बनाए रखता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट कोड BHIS 183 का हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। आपके कोई भी डाउट होते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से जाकर के गेस्ट पेपर को आसानी से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से अपने एग्जाम को दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ गुड डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, थैंक यू।